नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरें इसलिए क्योंकि आपको ज़रूरी है, बच्चों की बेरोजगारी से संबंधित, ज़रूरी है आपके पेट्रोल से बढ़ती कीमतों से संबंधित या महंगाई से संबंधित। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान जारी है। इस चरण में आज आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र सहित 9 जिलों के कुल 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। करीब 2.00 या 6 करोड़ मतदाता चुनाव लड़ रहे 613 उम्मीदवारों की किस्मत पर आज मोहर लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी और अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में भी आज वोटिंग हो रही है, जहां दोनों का कड़ा मुकाबला है। 2017 में बीजेपी ने 54 सीटों में से 36 सीटें जीती थी, वहीं सपा ने 2017 में 11 सीटें जीती थी। मायावती ने भी 6 सीटें जीती थी। वाराणसी में सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने प्रचार किया था। यहाँ पर पीएम मोदी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जनता से वोट मांगते दिखे। इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस चरण में भाजपा का साथ छोड़कर इस बार सपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे सुभा सपा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जहूराबाद, गाजीपुर गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी तथा बाहुबलीपुर सांसद धनंजय सिंह की उम्मीदवारी वाली सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। प्याज बुझाने के लिए पिघलती बर्फ पर आश्रित और जरूरी चीजें तेजी से खत्म होने के बीच युद्धग्रस्त देश यूक्रेन के सूमी में फंसे सैकड़ों भारतीय छात्र हर सुबह इस उम्मीद में सड़कों पर खड़े होते हैं कि आज का दिन वह दिन होगा जब उन्हें युद्ध की बर्बरता से बचाया जाएगा। हालांकि उनका इंतजार लंबा होता गया, क्योंकि भयंकर लड़ाई ने रूसी सीमा के पार सुरक्षित जाने के सारे रास्ते अवरुद्ध कर दिए हैं। भारत सरकार द्वारा छात्रों को सुरक्षित निकालने का आश्वासन दिए जाने के एक दिन बाद उन्होंने गोला बारूद और मिसाइल हमलों के बीच पैदल रूसी सीमा तक जाने की कठिन यात्रा का विचार त्याग दिया। मेडिकल की छात्रा और कई उनके पास धैर्यपूर्व प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि रूसी सीमा तक चलकर जाना खतरे से खाली नहीं है। फलस्तीन शहर रामलला में भारत के प्रतिनिधि मुकुल आर्य का रविवार को निधन हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी। जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि वो रामलला में भारत के प्रतिनिधि मुकुल आर्य की मौत की खबर सुनकर दुखी और स्तब्ध है। विदेश मंत्री ने कहा कि मुकुल आर्य प्रतिभावान अधिकारी थे। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। आर्य के निधन के कारणों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वर्ष 2008 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मौर्य काबुल और मॉस्को के भारतीय दूतावास में भी सेवाएं दे चुके हैं। वह पेरिस में यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल में भी सेवाएं दे चुके हैं। आर्य ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में भी कार्य किया था। फिलिस्तीन प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने भी मुकुल आर्य के निधन पर शोक जताया है। एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के पहले केंद्रीय जांच एजेंसी उनसे कई बार पूछताछ कर चुकी थी। चित्रा रामकृष्ण ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि वो एनएसई के मामलों में एक हिमालयन योगी के साथ जानकारी साझा करती रही थी। हालांकि बाद में उस योगी की पहचान उनके पूर्व सहयोगी के तौर पर ही हुई, जिसे उन्होंने मोटे वेतन पर रखा था। सेबी ने चित्रा रामकृष्ण पर गोपनीय जानकारियां लीक करने का आरोप लगाया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 3 साल सीईओ रही चित्रा रामकृष्ण के बारे में इस खुलासे के बाद शेयर बाजार में हड़कंप मच गया था। इस घोटाले की जांच में देरी को लेकर भी सवाल उठे थे। चित्रा रामकृष्ण के ईमेल की जांच पड़ताल से इस पूरे घटनाक्रम का पता चला था और जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई थी। यूक्रेन पर हमले के 11वें दिन रूस ने विनित्सिया शहर पर बड़ा हमला किया। मिसाइल अटैक में यहां का एयरपोर्ट तबाह हो गया। रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी ने बताया कि मारियुपोल में 2 लाख लोग फंसे हैं। ये सभी डर के माहौल में जी रहे हैं। बमबारी की वजह से उन्हें निकाला नहीं जा सका। इसी बीच पोप
फ्रांसिस ने दोनों देशों से कहा कि अब बहुत हुआ, आप खून और आंसुओं की नदी बहाना बंद करें। यूक्रेन से भारतीयों के रेस्क्यू के लिए शुरू किया गया आखिरी ऑपरेशन भी आखिरी फेज में है। रविवार तक 76 उड़ानों के लिए 15,920 से ज़्यादा विद्यार्थियों को निकाला गया। सिर्फ शनिवार को 5,200 विद्यार्थियों को लाया गया। आज शाम 6 बजे उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी फेज की वोटिंग पूरी होते ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी, लेकिन आज शाम से ही अलग अलग चैनल और एजेंसियों के एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन एग्जिट पोल के दावों पर भरोसा किया जा सकता है? ये कितने सही और सटीक होते हैं? इसकी पड़ताल के लिए कई बड़े विधानसभा चुनाव को एनालिसिस करने के बाद ये पाया गया कि इन 4 चुनाव में एग्जिट पोल के दावे खोखले साबित हुए। कोरोना महामारी के दौरान भी बंगाल में हुए चुनाव चर्चा पूरे देश में रही, जहां बीजेपी ने पूरी ताकत से ममता बनर्जी को चुनौती दी थी, लेकिन और ज़्यादातर एग्जिट पोल में भी बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलने का दावा किया था। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी मात्र 77 सीटों पर सिमट गई। ममता बनर्जी की टीएमसी ने 211 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े। राजस्थान के खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला 6 मार्च से शुरू हो चुका है। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण 2 लाख से ज़्यादा श्याम प्रेमियों ने दर्शन किए। खाटू में 15 मार्च तक राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कलकत्ता, मध्य प्रदेश सहित देश भर से 25 लाख से ज़्यादा भक्त दर्शन करने आएंगे। बाबा के दर्शनों के लिए मंदिर कमेटी की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखी गई है, और अगर आप भी खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो मंदिर कमेटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और यदि आप बिना रजिस्ट्रेशन के जाते हैं तो आपको दर्शनों की समस्या हो सकती है और प्रशासन की चेकिंग करते समय दर्शनों को की लाइन से अलग किया जा सकता है। एक्ट्रेस बिपाशा बसु लंबे समय से बॉलीवुड से दूर है। अब हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बिपाशा ने खुलासा किया कि वह 2022 में अपने कई नए प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट करने की प्लानिंग कर रही है। अगर ऐसा होता है तो बिपाशा की 6 साल बाद फिल्मों में वापसी होगी, क्योंकि वह साल 2015 में रिलीज़ हुई फिल्म अलोन में नजर आई थी। हालांकि फिल्म के अलावा बिपाशा ने 2 साल पहले 2020 में रिलीज़ हुई वेब सीरीज डेंजरस में आखिरी बार काम किया था। बिपाशा बसु ने स्वीकार किया कि वह पिछले कुछ सालों से आलसी हो गई थी और काम करने के लिए ओपन नहीं थी। हालांकि बिपाशा 2022 में काम पर लौटने और कुछ दिलचस्प करने की प्लानिंग कर रही है। उनके अनुसार उन्होंने चल रही कोरोना महामारी के कारण बहुत सी चीज़ों को रोक दिया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।